2005 के ज़लज़ले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत, ज़्यादा बड़ी आफ़त आ चुकी है। पहला मसला था खाने का और दूसरा मसला था बीमारियों का। जहाँ भी हम गए, वो पूरा एरिया अफ़ेक्टेड है। बाघ जो है वो 3 से 4 फुट पानी में चलता हुआ आ रहा है अपने बच्चों की दवाएँ देने के लिए। पता लगा सुबह एक बच्ची की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसको ड्रिप लगने के लिए सहूलत मैसर नहीं थी। हर आदमी समझ सकता है, हर इंसान समझ सकता है कि घर वाले, खासकर ख़वातीन, ओपन पलंग पे लेटे हैं रोड साइड पे। पैरों में फंगल इन्फेक्शन, अनफॉर्चुनेटली जिनके पैरों में फंगल इन्फेक्शन उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। और जिनको फंगल इन्फेक्शन जब भी वो जानते हैं कि बहुत पेनफुल होता है। बलूचिस्तान से आने के बाद 2 दिन तक सो नहीं पाया। आईएमआई ने फौरन, कराची बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड, हम सब ने मिलकर फौरन ये फैसला किया कि हमें इमीडिएट कोई एक्शन करना होगा। आईएमआई ने तय किया कि हम सबके साथ मिलकर इसको डील करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप लोग टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पर तबाहकारियों का जो स्केल है वो आप देख रहे होंगे। 1200 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हो गई हैं एंड द न्यूज़ रिपोर्ट से कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। इन लोगों की आबादकारी को, इनको रिहेबिलिएट करने का और इनके जो मसाइल हैं इनको सॉल्व करना एक बहुत मैसिव ऑपरेशन है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत पेश है। और साथ ही इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रजाकार पहले दिन से, जब से ये सैलाब की तबाहकारियां शुरू हुई हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर जाना और जहां पर दस्तरस बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर लईक, और इनके बारे में बताता चलूं कि ये कराची में एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं, बहुत एक्टिव हैं, आईएमआई के बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स में से एक हैं। और डॉक्टर मुदस्सिर की खास बात यह है, ना सिर्फ इस फ्लड में बल्कि इससे पहले भी जो डिजास्टर्स आए हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर मुदस्सिर उसमें पेश रहे हैं। तो ये ग्राउंड पर जाने वाले अव्वलीन डॉक्टर्स में से, रेस्पोंडेंट्स में से एक थे। इन्हीं की ज़बानी आज पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्लड सिचुएशन है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। डॉक्टर मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और हमें अपनी खैरियत से ज्यादा आप लोगों की खैरियत मतलूब है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि यू वर द फर्स्ट पर्सन जो जैसे ही डिजास्टर शुरू हुआ आप लोग रिलीफ के लिए पहुंचे, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि जब आप लोगों को पता चला कि इतने मैसिव लेवल पर डिजास्टर आया है, क्या सिचुएशन थी, क्या तैयारियां थी और आप लोगों की प्लानिंग क्या थी? देखिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब ये फ्लड आया, जब ये बारिशें वहाँ शुरू हुई और वहाँ से खबरें आना शुरू हुई कि मुसलसल 1 डेढ़ हफ्ते से वहाँ बारिश चल रही, स्पेशली बलूचिस्तान से पहले। बलूचिस्तान के इलाके से जो हमारे दोस्त, जो हमारे सोशल वर्कर्स वहाँ काम करते थे, उनकी न्यूज़ आना शुरू हुई सोशल मीडिया के थ्रू भी और डायरेक्टली ऑनलाइन डायरेक्ट भी बात हुई। तो जो पहला रिस्पॉन्स था आईएमआई की तरफ से, मैं आपसे बात करूँ, तो वो पहला रिस्पॉन्स यही था कि हम लोग उमूमन इस वक़्त अरबईन की तैयारी में होते हैं, कराची की और अरबईन के सिलसिले में, जो हमारे डॉक्टर्स अरबईन पे जा रहे होते हैं, हम उस अरबईन मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये खबरें आई, जैसे ये न्यूज़ आई, तो पहला रिस्पॉन्स सबकी तरफ से, मुझ समेत हम सबकी तरफ से ये था कि इस वक़्त हमें इस तरफ देखना है कि हुआ क्या है। और जैसे चंद चीज़ें देखनी, तो हम आईएमआई ने फौरन, कराची बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड, हम सब ने मिलके फौरन ये फैसला किया कि हमें इमीडिएट कोई एक्शन करना होगा और हमें वहाँ पहुँचने के लिए तैयारी करना होगी। क्योंकि डेफिनिटली विदाउट तैयारी तो आप जा नहीं सकते। तो इमीडिएटली एक इमरजेंसी मीटिंग हमने कॉल की और हम सब बैठे, और उसमें ना सिर्फ हम बैठे बल्कि उसमें फॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान की, कराची की जो एनजीओ, मुख्तलिफ एनजीओ जो मुख्तलिफ सेक्शन में काम कर रहे थे, हम सबको इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल ने अपने ऑफिस में बिठाया। और आई थिंक पिछले 20 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सब आईएमआई के प्लेटफॉर्म के तहत सब एक जगह बैठे और ये डिसीजन हुआ कि हमें सेंट्रलाइज काम करना होगा। उसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं, बल्कि उसमें उनकी रिहाइश, उनके टेंट का अरेंजमेंट, उनके खाने का अरेंजमेंट, उनके मेडिसिन का अरेंजमेंट और बहुत कुछ। पहला मसला था खाने का और दूसरा मसला था बीमारियों का। ये 2 वो मसले थे जो आईएमआई ने तय किया कि हम सबके साथ मिलके इसको डील करेंगे और इसमें हम जो कुछ कर सकते हैं फ़ौरन करेंगे। हम फर्स्ट टीम जो यहाँ से बलूचिस्तान की तरफ गई, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, एंटिसिपेशंस थी कि वहाँ पे हमें डायरिया और मलेरिया वगैरह कॉमन मिलेगा। और जैसे हम कश्मीर में और इससे पहले 2010 में, 2007 में
जो फ्लड्स आए थे उसमें गए थे, उस हिसाब से हमारी जो एंटिसिपेशन थी, उससे बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे डिज़ास्टर हो चुका है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2005 के ज़लज़ले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत, ज़्यादा बड़ी आफ़त आ चुकी है बलूचिस्तान और उसके बाद सिंध में। अभी हम बलूचिस्तान की तैयारियाँ पूरी कर रहे थे, बलूचिस्तान के जा रहे थे कि सिंध में भी सैलाब की सिचुएशन शुरू हो गई। बहरहाल, हम जब बलूचिस्तान पहुँचे हैं तो हमारा ख़्याल ये था कि कोई ख़ास एरिया इफ़ेक्ट हुआ होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जहाँ भी हमने देखा, जहाँ भी हम गए, वो पूरा एरिया अफ़ेक्टेड है। अफ़ेक्टेड है, था भी और अभी भी है। वहाँ के लोग 3 तरह के जो मैंने असेस किया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की मुश्किलों में हैं। एक वो लोग हैं जो आइलैंड पे फँस चुके हैं, जिनके चारों तरफ पानी है। जी। एक वो लोग हैं जो रोडों पर आ चुके हैं, रोडों के साइड्स पे रह रहे हैं। किसी के पास टेंट है, किसी के पास नहीं है, कोई अपने खाली पलंग पे लेटा है, कोई ज़मीन में लेटा है और मुख्तलिफ तरीके से लोग रह रहे हैं, वहीं का पानी पी रहे हैं। वही पानी जो जमा हुआ वही पानी पी रहे हैं, उसी में बच्चे नहा रहे हैं, उसी में बच्चे खेल रहे हैं, उसी में उनके जानवर भी नहा रहे हैं, जानवर भी पानी पी रहे हैं, सब एक साथ हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में जिनको लाके बसा दिया गया है। वहाँ के वॉलंटियर्स ने डेफिनिटली उनकी जान बचाने के लिए उन स्कूल कॉलेजेस के गेट तोड़े, ताले तोड़े, उनको सबको स्कूल कॉलेजेस में लाके बसा दिया। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, जो कि हमारी जो हम एक्सपेक्ट करके यहाँ से गए थे उससे बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, हमने जब मैं सॉरी आपको कतला कलामी करूँगा। हम लोग यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में टीवी पर देख रहे हैं, तो हमें स्केल ऑब्वियसली बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। आप फर्स्ट हैंड देख रहे थे, मुझे ये बताइए, मैं इंटेंसिटी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप बलूचिस्तान और सिंध जाते हैं और पहला इंप्रेशन आप देखते हैं, तो क्या कोई ऐसे मनाज़िर देखे आपने जिससे दिल जो है वो लरज़ जाए? जी, बिल्कुल, ऐसे मनाज़िर हमने एक नहीं बहुत से देखे, कि हमने ऐसे मनाज़िर भी देखे कि जो है बाप जो है वो 6-6 4 3 से 4 फुट पानी में चलता हुआ आ रहा है अपने बच्चों की दवाएँ लेने के लिए। और जब हमने उसको इसरार किया कि जो कि हमारा एक क्लिनिकल एक डॉक्टर का एक तरीक़ेकार होता है कि हम मरीज़ को देखे बगैर दवा नहीं देंगे। तो उसने हाथों को जोड़ के रोते हुए हमसे कहा कि मैं कैसे लेकर आऊँ अपनी 4 बेटियों को जिनको इस वक़्त जुलाब आ रहे हैं या डायरिया हो रहा है, सीवियर डायरिया हो रहा है, मैं उनको उठा के ला नहीं सकता इतने पानी के अंदर। तो हमें उनको भी दवा देना थी। हमने ऐसे मनाज़िर भी देखे कि जिसमें हमने जब पीने का पानी देखा तो जो बच्चे पी रहे थे पानी, जब वो पानी हमने देखा तो हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही और मैं बात साफ अल्फाज में कहूँ कि हमें इंतहाई घिन आई कि वो पानी वो बच्चे पीने में मजबूर थे। हमने ये भी देखा कि स्कूल के अंदर डेढ़ फुट पानी खड़ा है जिसमें 300 250 300 लोग रह रहे हैं और वहाँ एक बच्ची की हमारे पहुँचने से पहले हम एक स्कूल में क्लिनिक करने दोपहर को 2 बजे पहुँचे हैं मुख्तलिफ एरिया से होते हुए उस्ता मोहम्मद में और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरे ख्याल में मैंने बिला मुबालगा 800 मरीज़ ये 500 मरीज़ देखे होंगे, जिसमें कि उसमें दूसरे स्कूलों के लोग भी आ गए, 300 लोग वहाँ पर थे, बाकी स्कूलों से भी लोग आ गए और उनके डर और खौफ की वजह ये थी कि बच्चों को डायरिया हो रहा था। तो मैंने पूछा डायरिया के लिए इतने परेशान क्यों हैं? वरना उम्मन आम लोग इतना परेशान नहीं होते गाँव के लोग। तो पता लगा सुबह एक बच्ची की डेथ हो चुकी है। डायरिया की वजह से सिंपल डायरिया की वजह से बच्ची की डेथ हो गई क्योंकि उसको ड्रिप लगने के लिए सहूलत मैसर नहीं थी। बराबर में सरकारी डिस्पेंसरियाँ थी जो कि खाली थी। उस इलाके में जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे, जो क्लिनिक अवेलेबल थे, वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो क्वैक्स हैं। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली और वो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे जो कि उनके पास नहीं थे। और वो मुझे अपने पे शर्म आई उस वक़्त कि शायद हम जल्दी पहुँच जाते, हमें देर हो गई, हम इस स्कूल में पहले आ जाते, बाकी स्कूल में बाद में चले जाते, लेकिन उस बच्ची की डेथ हो गई सिर्फ़ एक डायरिया की वजह से। और उस स्कूल में बेतहाशा बच्चे हैं जिनको डायरिया नहीं, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं समझे उनको डिसेंट्री थी, यानी कि उनको स्टूल में डायरिया के साथ-साथ ब्लड भी आ रहा था। यानी वो खाना जो खा रहे हैं, हमें नहीं पता किस क्वालिटी का खाना वो खा रहे हैं। खाना उनको लोग दे रहे हैं, नो डाउट खाना बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पका हुआ खाना, बहुत सारी एनजीओज़ ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे जिस फोरम से हम 9 से 10 एनजीओ एक साथ मिल के बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, वो भी खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो उस इलाके में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसकी क्वालिटी मुझे नहीं पता क्या थी। कि बहरहाल काफ़ी बच्चों को और लोगों को डायरिया भी हमने देखा, जो कि उस क्वालिटी की वजह से था। एक और चीज़ जो बहुत परेशान-कुन थी मेरे लिए, वो थी कि मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को देखा। 9 मंथ प्रेग्नेंट, 8 मंथ प्रेग्नेंट, 7 मंथ प्रेग्नेंट और दे ऑल वर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। वो तो वहाँ गाँव के लोग होते ही हैं, लेकिन मैंने उनसे जब पूछा कि आप अपने खाने-पीने का क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब ये था कि हम अपने बच्चों को खिलाएँ या हम खुद खाएँ। हुँ, हुँ।
तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट होने वाला है या हो रहा है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि बहुत सारी खवातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं और उनकी एंटीनेटल केयर का कोई अरेंजमेंट नहीं है। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से और लोगों से बात हो रही है, डिजास्टर सब बता रहे हैं, और कुछ तो ऐसे मनाजिर हैं कि मेरे ख्याल में ऑन एयर बोलना भी मायूब है, लेकिन सिर्फ मैं इंटेंसिटी समझने के लिए और समझाने के लिए बात पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा भी सुना कि बच्चे बूढ़े छोड़े खवातीन के पास कपड़े तक नहीं बचे पहनने के। क्या ये ऐसे जी, भी बातें आपने सुनी? इसमें मैंने कहीं एक जुमला सुना था जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा वहाँ की सिचुएशन से। वो ये था कि वहाँ पर पहले बहुत बारिश थी, फिर भूख थी, अब धूप है। यानी जब बारिश रुकी तो इंतहाई शदीद धूप है, लोगों के पास पहनने को प्रॉपर कपड़े नहीं थे, बच्चों के तो उमूमन मैंने कपड़े किसी के भी प्रॉपर पूरे देखे ही नहीं। या तो शलवार थी तो शर्ट नहीं थी, शर्ट थी तो शलवार नहीं थी। वो तो एक रूटीन की चीज़ में हमने देखी, तकरीबन किसी के पास भी नहीं था। बूढ़े लोगों के पास भी बहुत बुरा हाल था और ख़वातीन के बारे में भी, क्योंकि जो हमने वहाँ पे हमें बताया भी गया और हमने देखा भी बलूच लोग जो हैं वो अपनी गैरत के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जी। लेकिन वो बेचारे इस मामले में भी बहुत परेशान थे कि ख़वातीन के पास कपड़े भी मैंने अक्सर देखा फटे पुराने ही पहने हुए थे और शेल्टर की बहुत कमी थी। ओपन ये हर आदमी समझ सकता है, हर इंसान समझ सकता है कि घर वाले खासकर ख़वातीन ओपन पलंग पे लेटे हैं रोड साइड पे। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात भी थी, परेशानकुन बात भी थी और इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल लग रहा है इन फ्यूचर, क्योंकि टेंट वगैरह की ख़ैमा बस्ती की बात चल रही है और अभी हम ख़ैमा बस्ती की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो उसकी अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हो रही है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स आपकी बातें सुन रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स तक और डॉक्टर्स तक ये बात पहुँचाई जाए। ज़रा मुख्तसर करके हमें बताइएगा कि बीमारियाँ क्या हैं? किस किस्म की ट्रीटमेंट की इमीडिएट ज़रूरत है? ऑब्वियसली ये डिज़ास्टर रिलीफ तो मेरे ख्याल में साल, डेढ़ साल चलेगा। जी, देखें कुछ बीमारियाँ वहाँ पर क्रॉनिक हैं, जो कि हमें वहाँ के लोकल लोगों को हमने समझाने की कोशिश की कि इस वक़्त क्रॉनिक बीमारियों को हम एड्रेस नहीं करने आए। क्रॉनिक बीमारियाँ भी जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं और उनके कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, वो तो अपनी जगह हैं, जो कि हमेशा से वो डिप्राइव्ड एरिया है बलूचिस्तान हमारा और सिंध की जो इंटीरियर सिंध है, वो भी काफ़ी डिप्राइव्ड है। लेकिन जो कॉमन बीमारियाँ हमें दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा डायरिया डायरिया बहुत कॉमन है। अच्छा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है जो आपने वो ट्रीटमेंट के दौरान बार-बार वहाँ के सोशल वर्कर से मीटिंग भी की, आप क्लिनिक के बाद रात को बैठ के वहाँ के लोगों को काउंसल करने की कोशिश की कि जब तक आप सफाई का निज़ाम सही नहीं बनाएँगे, जब तक इनके पानी का सिस्टम सही नहीं करेंगे, उस पे भी हम काम कर रहे हैं कि पानी को किस तरह से क्लीन किया जा सकता है फिटकरी और क्लोरीन की मदद से। अगर आप जब तक वो केयर नहीं करेंगे, तो हम कितनी भी दवाएँ दे दें, मरीज़ सही नहीं होंगे, बच्चे सही नहीं होंगे। दूसरा एक इश्यू है वहाँ पर जहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, पानी का खड़ा होना। अगर रोड साइड पे पानी खड़ा तो उसका तो आप कोई हल नहीं कर सकते, जब तक वो खुद खुश्क नहीं होगा, धूप से या कहीं बह के नहीं जाएगा। लेकिन जो स्कूल, कॉलेजेस में लोग ठहरे हैं, वहाँ के पानी को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मलेरिया का सीज़न है। पाकिस्तान वैसे ही एंडेमिक एरिया में आता है और उस इलाके में अब मलेरिया यानी कि फीवर विद राइगर, फीवर विद चिल्स बहुत कॉमन है। यानी हमारे जो क्लिनिकल डायग्नोसिस थी वो मलेरिया की थी, बहुत कॉमनली हमने देखा। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली देखा जो वो था फंगल इन्फेक्शन। पैरों में फंगल इन्फेक्शन उन लोगों का वहाँ के लोगों का कहना ये है जो कि एक एज़ अ लेमैन उनकी बिल्कुल ठीक था कि ये पानी तेज़ाब लेकर आया है, हमारे पैरों को सड़ा रहा है। ये उनके टिपिकल जुमले थे जो उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में कहे। लेकिन हमने जो देखा कि सबके पैरों में फंगल इन्फेक्शन और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम फंगल इन्फेक्शन की दवा ज़रूर दे रहे थे। उसमें 2 इश्यूज़ आते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, मेरी इस बात को बेहतर समझ पाएँगे। इसमें फंगल इन्फेक्शन में एक आपको ओरल ट्रीटमेंट देनी होती है, एक लोकल ट्रीटमेंट देनी होती है। ओरल ट्रीटमेंट का इश्यू ये है कि उन पेशेंट्स का किसी किस्म का फ़ॉलो-अप लेना मुश्किल है कि उसमें उनकी किडनी स्टेटस क्या है, उनका लिवर स्टेटस क्या है। लेकिन हमने फंगल इन्फेक्शन के लिए टॉपिकल या लोकल जो एंटी फंगल क्रीम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की, क्योंकि हम जितनी लेकर गए थे हम समझ रहे थे हम इनफ लेकर गए, लेकिन वो हमारे एक-एक क्लिनिक पे खत्म हो गई और हम वो पीछे से मंगवाते थे जो कराची जो हमारा मेन हेडक्वार्टर कराची से मेन ऑफिस से हमने रिक्वेस्ट की और फौरन अगली खेप हमने फौरन मंगवाई, जो कि हमारा ख्याल था कि हम 2 1 या डेढ़ हफ्ते बाद मंगवाएँगे। सबके पैरों में फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके पैरों में फंगल इन्फेक्शन है उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। उनके पैरों में चप्पल नहीं है, वो उसी मट्टी में, उसी में बगैर चप्पलों के चल रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट होना अच्छा उस फंगल इन्फेक्शन पे सुपर इम्पोज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा डेफिनिटली। जब गंदगी में चलेंगे, गंदगी में रहेंगे, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा है। और वो सिर्फ़ उनके पैरों में नहीं, हाथों में भी हो रहा है, बल्कि मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की थी अपने आईएमआई के ग्रुप में।
कान तक में हो रहे होंगे। जी जी तो जी। एक दूसरा एक इमर्जिंग इशू है कि उनके ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं डायरिया और फीवर के बाद, वो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे कुछ लोगों का ख्याल था, जो एक डिस्कशंस हुई कि ये कोई एक्यूट इतना इशू नहीं है लाइफ सेविंग, लेकिन जो मैंने देखा और जिनको फंगल इन्फेक्शन कभी हुआ वो जानते हैं कि बहुत पेनफुल होता है। बहुत पैरों में पेन होता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे मेरे पास आए हैं अपने पैर दिखाने, जो कि सही से शायद मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पैरों में, अपनी लैंग्वेज में कह रहे थे कि हमारे पैर सड़ गए। हम्म। उसमें जब मैंने ट्रांसलेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पैर सड़ चुके हैं। जब हमने देखा कि उनके पैरों में शदीद किस्म के इन्फेक्शन थे जो कि सेटल नहीं हो रहे थे। डॉक्टर साहब, ज़रा ये तो बातें सुन के जो है वो दिल काँप जाता है, और अल्लाह ताला इन सबकी मदद करे। पूरी दुनिया में लोग डोनेशंस दे रहे हैं। ज़रा कुछ थोड़ा-सा ये भी बताइएगा कि ये आपने इतने इलाकों में जाके विज़िट किया, ये आईएमआई की जो हमारी टीम्स हैं, वो और कहाँ-कहाँ जा रही हैं ट्रीटमेंट करने? और जैसा आप मुझे बता रहे हैं, इससे तो लग रहा है ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो बीमारियाँ बढ़ती जाएँगी, थमने का नाम नहीं लेंगी। देखिए, मैंने ये बात कही थी वहाँ के लोकल से, वहाँ के जो लोग जो वहाँ, एक बात मैं बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वहाँ के बलूचिस्तान के स्पेसिफिकली जो लोकल एनजीओज़ के लोग थे, जो कि विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट हमारा बहुत साथ दे रहे थे, और हमें उन एरियाज़ में लेके जा रहे थे, जाके हमारे लिए जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जी। वहाँ की क्राउड को मैनेज कर रहे थे, जो कि अगर वो ना होते तो हम वहाँ पे क्लिनिक करने का सोच भी नहीं सकते। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ ये कि ये डेफ़िनिटली ऑनगोइंग प्रोसेस है, और एक चीज़ जो दिख रही है वहाँ ऑब्वियस, वो ये है कि अब वहाँ पे एपिडेमिक्स फैलेंगे, क्योंकि गंदगी भी इंतहा है। वहाँ हुँ, पर कोई अरेंजमेंट नहीं हो सफाई का प्रॉपर, हाइजीनिक काउंसलिंग उनकी की ज़रूरत है, जो कि उनकी बिल्कुल भी नहीं है। डेफ़िनिटली अच्छा, एक और चीज़, बलूचिस्तान के लोग हमेशा दूर-दूर रहते हैं। इनके अगर आप कभी बलूचिस्तान जाएँ, आप आप तो यकीनन गए होंगे, कि जो हुँ। लोग जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताता चलूँ कि 20-25 घर होते हैं, जी। फिर 25-30 किलोमीटर में 20 घर होते हैं, इस तरह से वो लोग रहते हैं, यानी कि बहुत दूर-दूर रहते हैं। हुँ। अब ये लोग सब एक जगह जमा हो गए हैं, तो अब इनके लिए रहना और मुश्किल हो रहा है, और भी अब बहुत सारी बीमारियाँ जैसे मलेरिया की वबा फैल सकती है, कॉलरा की वबा फैल सकती है, टाइफाइड की वबा फैल सकती है, बहुत बहुत दूर नहीं दिखाई दे रही हैं चीज़ें। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि ऐसा बहुत ज़्यादा होगा। जी। आईएमआई की टीम्स अ, बलूचिस्तान में जहाँ-जहाँ अप्रोच है, जहाँ-जहाँ जा सकती हैं, वहाँ-वहाँ जा रही हैं। हमने वहाँ 2 काम किए हैं। एक काम तो ये किया है कि हमने वहाँ पर जो वहाँ के डिस्पेंसर्स थे, हमने उनको इन्वॉल्व किया, जो कि वॉलंटियर डिस्पेंसर थे, जो कि किसी न किसी एनजीओ से रिलेटेड हमसे मिले। उनको हमने इन्वॉल्व किया और उनको हमने इस बात पे तैयार किया कि वो हमारे क्लिनिक में हमारे साथ फ़ॉलो अप करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर वीकेंड पे यहाँ से डॉक्टर्स की एक टीम, वीकडेज़ में भी जाना है, लेकिन वीकेंड पे ज़्यादा स्ट्रेंथ में जाते हैं, क्योंकि डेफ़िनिटली जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से ऑफ लेने के लिए 1 दिन ऑफ ले सकते हैं, सैटरडे ऑफ करते हैं, संडे ऑफ करते हैं, फ्राइडे को निकलते हैं। तो हम जहाँ-जहाँ रीचेबल है, जैसे बलूचिस्तान के रास्ते अभी बंद हुए हुए हैं, रोडों पे पानी आ चुका है, हाईवे ब्लॉक हो चुका है। जो लोग ट्रक पे भी जा रहे हैं, जो लोग बाय रोड भी जा रहे हैं, वो 13-13 घंटे में पहुँच रहे हैं, 15-15 घंटे में, बल्कि कुछ लोगों को 24 घंटे भी लग गए। हुँ, हुँ। तो ये रास्ते भी ब्लॉक हो, जहाँ-जहाँ के रास्ते अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स जा रही हैं। रिसेंटली हमारी टीम ने टंडोवाला यार, सिंध के और एरिया, खैरपुर, टंडोवाला यार, पटियारी, सांगड़, दादू। मीरपुर खास, दादू, इन जी। एरियाज़ में अपने कैंप किए हैं, और जहाँ पर डेफ़िनिटली रास्ते ब्लॉक हुए वहाँ हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रास्ते ओपन होते हैं, हमारी टीम वहाँ अवेलेबल, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से और हैदराबाद से हमारे वॉलंटियर डॉक्टर्स की टीम तैयार है, कंसल्टेंट लेवल पे भी और जूनियर लेवल पे भी, और मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसमें हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन आप लोग जो काम कर रहे हैं किसी जिहाद से कम नहीं है, और एक डॉक्टर का जो रोल होता है एक माशरे की अपब्रिंगिंग में, से किसी को भी इनकार नहीं है। आखिरी सवाल पूछूंगा, दुनिया भर में डॉक्टर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर्स आपकी बात सुन रहे होंगे, क्या जरूरत है, क्या लोग कर सकते हैं कि इन लोगों की और आप लोगों की मदद की जा सके, इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जा सके? देखिए, इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म से जो मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, वो सिचुएशन ये देख रहा हूँ कि हम डेली बेसिस पे मेडिसिन परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन हम जहाँ भी क्लिनिक कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हमें वहीं पर ज़रूरत थी, वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जिस एरिया में भी। हम इंटीरियर सिंध जा रहे हैं, हम इंटीरियर बलूचिस्तान जा रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर मेडिकल मेडिसिन्स हमारी इस तरह से यूज़ हो रही हैं, जो कि हम जितनी भी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें परचेज़ करना पड़ रही है। हम्म। डेली का बजट बढ़ता चला जा रहा है, 50 टू 60,000 की मेडिसिन हमारी एक दिन की परचेज़िंग है फॉर सिंगल कैंप, जो कि कम पड़ जाती है। हम फिर फ़ोन करते हैं, फिर मँगवाते हैं, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल और ये एंटी फंगल क्रीम्स, ये 3
से 4 चीजें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक्स में आपके एक कैंप में एक दिन में 50-60 हजार की दवाएं लग जाती हैं, वो भी कम मैं पड़ती आपको हैं। एक कम मैं आपको एक कम बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी जो मैं दवाएं लेके जा रहा हूँ जिन कैंप्स पे ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं पलट के देख रहा हूँ अपने जो फार्मेसी के इंचार्ज थे उनको फोन कर रहा हूँ कि मुझे और चाहिए, तो उन्होंने कहा आप इतनी तो ले जा चुके हैं। अब जब उसको हम क्योंकि इतने बड़े कैंप में उस वक्त कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। हम कैंप के बाद जब बैठे हैं तो हमें हैरत हुई कि हम ये सारी मेडिसिन दे चुके हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ये भी नहीं किया कि हम ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं जिनको शायद ज़रूरत है, स्ट्रांगली इंडिकेटेड पेशेंट को भी दे रहे हैं, तो वो भी हमारी मेडिसिन बिल्कुल जैसा लगता है कि हम बाँट रहे हैं बगैर किसी रीज़न के, लेकिन सब जेन्युइन पेशेंट है। हमने ऐसे तक देखा मैं आपसे शेयर करूँ बलूचिस्तान में कि वो हमें एक झोपड़ी में ले गए, भगाते हुए। तो हमने वहाँ देखा कि एक पेशेंट लेटा हुआ है जो कि पलंग से नहीं उठ सकता, उसको एक बैटरी से पंखा लगाया हुआ जो कि बहुत ही ना चलने के बराबर चल रहा है और शदीद गर्मी थी। अब उस पेशेंट को अगर हम विदाउट मेडिसिन छोड़ के आ जाएँ तो ये तो कोई भी डॉक्टर तो क्या कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको देना फिर उसका फ़ॉलो अप करना, बच्चे के पैर पे दीवार गिर गई, उसका पैर स्वेलिंग कर गया, एक्स-रे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, एक्स-रे कराने के लिए ले जाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उस पेशेंट को वहीं पे मैनेज करना, ये वो चीज़ें जिनमें डेफ़िनिटली हमारी मेडिसिन यूज़ हो रही थी। ये 1 या 2 केसेज़ नहीं है। अच्छा एक और चीज़ वहाँ पर ये हो रही है कि जो उन लोगों का कहना है कि हमें पागल कुत्ते ने काटा, लेकिन कुत्ते भी काट रहे हैं। अब शायद वो भूखे हैं, वो क्या वजह है, वो भी स्ट्रेस में हैं जानवर, वो लोगों को भी काट रहे हैं। एक ये भी एक इश्यू है जो कि बढ़ता जाएगा। साँप के काटने के वाक़यात भी हमने देखे, जो पानी बढ़ गया है तो साँप भी काट रहे हैं। उसकी मेडिसिन को भी मैंने अपनी मीटिंग में रखा था कि हमारे पास होनी चाहिए, उस वक़्त हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। ये भी एक चीज़ें हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे अरेंजमेंट करना पड़ रहा है और डेली बेसिस पे परचेज़िंग कर रहे हैं। जो मेडिसिन हमारे पास थी और है, हमें इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। और जो अब डॉक्टर हम खेमा बस्ती की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस खेमा बस्ती का अरेंजमेंट कर रही हैं, इमामिया के प्लेटफ़ॉर्म से जो 7 टू 8 ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, हमारा प्लान ये है, कि इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल उन खेमा बस्तियों में अपना क्लिनिक्स करके ताकि वहाँ प्रॉपर फ़ॉलो अप कर सकें और जो हाइजीन के बेसिक रूल्स हैं, उनको अप्लाई कर सकें, ताकि इस तरह की पैंडेमिक्स को फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये रिकवरी का रास्ता तो आपकी बातों से लग रहा है कि साल 2 साल भी नहीं तो शायद सालों चले। कम से कम हमें 1 साल की तैयारी तो करना होगी, क्योंकि 1 साल तक तो ये लोग वापस रिकवर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि घर गिर चुके हैं, बिल्कुल वो एरिया फ्लैट हो चुके हैं। हमारे जो दोस्त वहाँ पर काम करते हैं, पानी की बोर लगवा के देते हैं और वहाँ पर सोलर प्लेट लगाते हैं, तो काफ़ी सारे गाँव तो उन्होंने अपनी सिर्फ़ सोलर प्लेट से पहचाने हैं, यानी गाँव के गाँव मिट गए हैं। अब ये लोग कब वापस जाएँगे, कब अपने घर बनाने के काबिल होंगे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। जब तक ये खेमा बस्तियों में रहेंगे, हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने इतनी इन डेप्थ हमें डिटेल बताई। लोगों को अंदाजा होगा आपकी बातों से कि वाकई ये जो मैग्नीट्यूड है इस डिजास्टर का वो कितना बड़ा है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क मैं एंड आई एम इसमें श्योर आखिर पे आपकी जी। आपका एक वक़्त हुआ कि मैं पर्सनली बहुत इमोशनल आदमी नहीं हूँ। मैं इस तरह की चीज़ों में पहले भी जा चुका हूँ। लेकिन बलूचिस्तान से आने के बाद 2 दिन तक सो नहीं पाया, जो वो हाल देख के आया। इंसानियत बहुत नीचे जा चुकी है। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ के करना पड़ेगा। शायद इसके लिए अल्लाह ताला हम सबसे सवाल करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर मुयस्सिर और आई एम श्योर कि आपकी बातें सुन के जैसे कि आपने एक फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें दिया, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आएंगे, खुद भी स्टेप अप करेंगे और हमें इसमें हेल्प भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।